हालांकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है साउथ एशिया में, मगर फोकस ज्यादा उस इलाके पे आया है मिस्र में, जहां पर सब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सी हैं, जिसकी वजह से जो भी डिसीजन उसको लेने हैं वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में होंगे और किसी के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं। क्योंकि सऊदी अरेबिया के संबंध पाकिस्तान के साथ बन गए हैं दोबारा बहुत मजबूत, तो क्या जी। वो संबंध भारत के साथ कमजोर हो गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में संबंध बड़े मजबूत थे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो ये अग्रीमेंट जो हुआ है, ये कोई स्ट्रेटेजिक संबंध है, ये कोई स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट है, ये एक बहुत टैक्टिकल है। 5 साल पहले जहां सऊदी अरेबिया था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया की थी, वो घटकर कुछ कम हुई है। सेंट्रल एशिया जो है वो भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल सर। अफगानिस्तान के उत्तर में, पाकिस्तान के उत्तर में, ठीक है, ऊपर रूस उसके, और रूस का असर सेंट्रल एशिया में। अटैक ऑन मी इज अटैक ऑन यू, मतलब मुझ पर हमला जो है वो आप पर भी हमला है। नमस्कार, मैं अभिजात शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल स्थिति उबाल पर है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट होता है। यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस बीच गाजा में खींचतान जारी है। इन्हीं बीच यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का अचानक भारत आना, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कई रणनीतिक दौरा कई सवाल खड़े करते हैं। कार में प्रधानमंत्री मोदी और यूएई की राष्ट्रपति के बीच बातचीत, डिफेंस फ्रेमवर्क की घोषणा, न्यूक्लियर, स्पेस और एनर्जी में सहयोग। इससे सवाल उठते हैं कि क्या भारत और यूएई अब सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक क्वासी स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या यह बदलते मिडिल ईस्ट में भारत की नई स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का संकेत है, और पाकिस्तान सऊदी अरब की जो धुरी बनी है उसे भारत ने संकेत और संदेश दोनों दिया है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल, रणनीतिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सर। सर जियो पॉलिटिक्स पर लगातार लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। मैं उनके आर्टिकल्स लगातार पढ़ते रहता हूं और आपको भी पढ़नी चाहिए अगर आप जियो पॉलिटिक्स पे दिलचस्पी रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। जी सर। सर सबसे पहला सवाल ये मेरा होगा कि जो इंडो पैसिफिक, अभी जो बाइडेन के प्रशासन के दौरान तक इंडो पैसिफिक पर पूरा फोकस था, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ अमेरिका का अलायंस बन रहा था। लेकिन ये जो पूरा फोकस है शिफ्ट होकर के मिडिल ईस्ट की तरफ आ चुका है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में गठबंधन हो जाता है, फिर यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुँचते हैं। तुर्की, जिसके कि सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। गाजा में अलग चल ही रहा है। ये जो सर मिडिल ईस्ट पूरा जो फोकस में आया है, मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है जो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रही है, इस चीज़ को सर आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत मुझे शिरकत देने की इसमें, आपके डिस्कशन में। यहाँ आपका बहुत अहम सवाल है ये। हम सब समझते थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स दुनिया की हैं, एक तो ईस्ट यूरोप जहाँ पे यूक्रेन शामिल है, और मिडिल ईस्ट मिस्र का एरिया, इंडो पैसिफिक और ज्यादातर साउथ एशियाई, इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दुनिया की होती थी। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर कोशिशें बड़ी हुई थी सीज फायर की, किसी तरह से शांति लाने की, मगर ये नाकामयाब हुई है। हालांकि अभी भी इनके ऊपर कोशिशें चल रही हैं, मगर वो फोकस अभी नहीं है। इसी तरह से इंडो पैसिफिक की तरफ से भी तवज्जो हट गई है, क्योंकि ऐसा कोई घमासान थ्रेट जिसको कहते हैं वो इस वक्त नहीं बिल्डअप हुई थी। और ये अंदेशा था कि चीन जो है, जो ताइवान की तरफ देखता है, वो भी शायद इस वक्त अपनी निगाह जो है थोड़ी ठंडी करे। जी। साउथ एशिया, जहां पिछले साल काफी गर्मा गर्मी हुई थी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, वो भी अभी तकरीबन समानांतर हो गई है यहाँ की स्थिति। हालांकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है साउथ एशिया में, मगर फोकस ज्यादा उस इलाके पे आया है मिस्र में, जहां पर सब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सी हैं। आप देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में है, इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में है कंपटीशन, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में है, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में है, यमन में साथ में लड़ाई चल रही है। तो यहां पर सब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सी हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इलाका बन जाता है। ये इस वक्त मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में इस इलाके में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत विजिट्स की हैं यहाँ पर,
और अलग अलग देश चुने हैं जिनके साथ स्ट्रेटेजिक संबंध भी काफी मजबूत किए हैं। इस तरीके से इस सब का निचोड़ अब सामने आ रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि भारत के लिए जो इंटरेस्ट है वो मिशन में बहुत हद तक बढ़ गए हैं। यहाँ हमारी तकरीबन 9 मिलियन की डायस्पोरा है। यहाँ से 50 से 60 बिलियन के बीच में यहाँ से रेमिटेंसेस हर साल आती हैं फॉरेन एक्सचेंज की भारत के अंदर। तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग बन चुका है, जिसकी वजह से हमारा फोकस यहाँ पर हर वक्त बना रहेगा। और इस वक्त दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी यहीं पर बनी हुई है। सर, एक सबसे पहला सवाल जो ये इसमें उभरता है यूए के राष्ट्रपति के दिल्ली दौरे से, कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का मिलिट्री अलायंस होने की घोषणा की जाती है, यानी एक पे हमला दूसरे पे हमला माना जाएगा, नाटो का जो अलायंस है उसके तर्ज पर, क्या यूएई चाहता है कि भारत इस तरह का समझौता उसके साथ करे, या क्या भारत इस तरह का समझौता आज तक भारत ने किसी के साथ किया नहीं है? क्या भारत, आपको लगता है कि इस तरह का समझौता यूएई के साथ करेगा? जहां तक आपका सवाल सेकंड सवाल है कि भारत क्या समझौता ऐसा करेगा, मैं समझता हूं भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हर समय बनाए रखेगा, जिसकी वजह से जो भी डिसीजन उसको लेने हैं वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में होंगे और किसी के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं। तो इसलिए इस वक्त कहना कि कब ऐसा डिसीजन लिया जाएगा ये जरा मुश्किल होगा, मगर मेरे ख्याल से इस वक्त भारत ऐसा डिसीजन नहीं लेगा। जहां तक सवाल होता है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के संबंध का, ये पुराने संबंध है और मगर कोई ऐसे बंधे हुए संबंध नहीं है। इनके बीच में बहुत बाधाएं भी आई हैं। पहले 1980-81 में जियाउल हक के जमाने में यहाँ पर ईरान के रेवोल्यूशन के बाद सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए 2 ब्रिगेड यहाँ पर भेजे गए थे। इन 2 ब्रिगेडों ने गल्फ वॉर 1 के अंदर भी शिरकत की थी, उसके बाद ये वापस आ गए थे। अब ये संबंध इनके बीच में काफी मजबूत बने हुए रहे हैं। हमने देखा कि जनरल राहील शरीफ जो इनके आर्मी चीफ थे पहले, वो भी एक 42 नेशन इस्लामिक एक संबंध बना हुआ है, जिसके अंदर वो काउंटर टेररिज्म फोर्स उन्होंने बनाई हुई है, उसके वो हेड बने हैं, रहे हैं, और अभी भी शायद मेरे ख्याल में अभी भी वो बने हुए हैं वहां पर। तो एक ट्रस्ट फैक्टर जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में था और है अभी भी काफी मजबूत रहा है। वो हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुए हैं तो हर दफे 2, 3, 4 बिलियन डॉलर के एनर्जी क्रेडिट्स या लोन्स देने के लिए सऊदी अरेबिया ही सामने आया है। तो इसकी वजह से जब सऊदी अरेबिया इस वक्त अपने आप को जरा कुछ बैक स्टेप पे देख रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस्लामिक दुनिया में एक बहुत ऊंचे दर्जे का देश है, एक देश है आप समझिए, क्योंकि दोनों मक्का मदीना दोनों सऊदी अरेबिया की ही टेरिटरी के अंदर है। सऊदी अरेबिया अपने आप को आइडियोलॉजिकल लीडर समझता है इस्लामिक वर्ल्ड का, मगर हाल में सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, फिजिकल सिक्योरिटी के ऊपर, और खास तौर पे जो ये बहुत बड़ा प्लान जो उन्होंने नियॉन सिटी का बनाया है, इसके अंदर कुछ बाधाएं आई हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ घटा है। जब देशों का, इस तरह के देश का स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस घट जाता है तो वो हर समय देखता है कि कैसे किसका सपोर्ट ले, और वो एक प्राकृतिक तौर पर उसी के पास गया है जिसके साथ उसके संबंध बड़े मजबूत रहे हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया के भारत के साथ भी बहुत मजबूत संबंध है, और मैं नहीं कहता हूं कि ये इस तरह के हालात हैं कि क्योंकि सऊदी अरेबिया के संबंध पाकिस्तान के साथ बन गए हैं दोबारा बहुत मजबूत, तो क्या वो संबंध भारत के साथ कमजोर हो गए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक हालात है जो पेश आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। सऊदी अरेबिया अपनी ही सिक्योरिटी के लिए एक साइकोलॉजिकल, एक मानसिक तौर पर इस संबंधों को बना रहा है, और उसकी वजह से वो पाकिस्तान के पास गया था। सर, मैं यूएई के संदर्भ में इस चीज़ को समझना चाहूँगा कि जैसे यमन में यूएई के जो हथियारों का जो जखीरा था उस पर सऊदी अरब की तरफ से हमला किया जाता है। आज यूएई बहुत हद तक मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ता है, क्योंकि तुर्की के भी सऊदी के साथ गठबंधन बनाना चाहता है। मैं ये चीज़ समझना चाह रहा था कि फिर यूएई भारत से क्या चाहता है। मैं बेसिकली ये समझना चाहूँगा, बहुत अगर आप बेसिक तौर पे समझाएं सर। जी। मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए भारत और यूएई के संबंध अब बहुत पुराने संबंध हो गए हैं। भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है इस रिलेशनशिप के अंदर, इन संबंधों के अंदर।
हाल ही में अगर आप देखें तो भारत के आर्मी चीफ भी वहां गए थे, भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री जी भी वहां पर काफी दफे गए हैं। वहां पर पहला मंदिर जी आप अगर मिस्र में देखें तो वहीं पर कायम हुआ है। तो हमारे जी संबंध कुछ बहुत गहरे संबंध हैं। हमारे तकरीबन 3 मिलियन वहां पर डायस्पोरा है, और कहते हैं कि तकरीबन 40 से 42 बिलियन डॉलर तो सिर्फ यूएई से बाहर हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं। तो ये संबंध इतने मजबूत होने की वजह से यूएई जो है, यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में संबंध बड़े मजबूत थे। मैं नहीं कहता हूं कि वो कमजोर हो गए हैं। क्या जी हो गया है, कुछ थोड़ी बाधाएं इसमें आ गई हैं, कुछ ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, क्योंकि शायद सऊदी अरेबिया देख रहा है कि यूएई जो है अपनी हद से ज्यादा ऊपर बढ़ गया है। यानी जी कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पंचिंग अबव द वेट, कि आप तो छोटे देश है और आप जो है कोशिश कर रहे हैं रोल प्ले करने का पूरे मिशन में और इनफैक्ट पूरी इस्लामिक दुनिया में। तो ये थोड़ा सस्पिशन बीच में आ गया है, जिसके वजह से यमन की लड़ाई में भी थोड़ा अनबन इनके बीच में आई है। ये भी सऊदी अरेबिया देख रहा है कि यूएई जो है वो कोशिश में है इन्फ्लुएंस के यमन में, क्योंकि रेड सी के जो रास्ते हैं उसके ऊपर भी इनकी इन्फ्लुएंस रहे, और उसके वजह से थोड़ा रीजनल जो इनका फैलाना, अपना अपने पहलुओं को फैलाना है, उसके अंदर भी ये ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सऊदी अरेबिया जो है इनके साथ इनका एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। जब जी लोगों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ऐसे होता है तो कोशिशें होती हैं हाउ टू मेक इट अप। इमीडिएटली क्या कोशिश क्या या टैक्टिकली क्या किया जाए। मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो ये अग्रीमेंट जो हुआ है ये कोई स्ट्रेटेजिक संबंध है, ये कोई स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट है। ये एक बहुत टैक्टिकल है। अब ये हालात को देखते हुए इस वक्त एक काउंटरवेट के तौर पर कि देखिए यूएई का पलटा जो है वो ऊपर बढ़ गया है काफी, और इसलिए सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि कुछ ना कुछ उसको एडिशनल सपोर्ट मिले। और यहां पर सवाल आता है कि साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया के साथ क्या इस तरह का संबंध है। अब वो संबंध बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक तो डायस्पोरा इतना ज्यादा है, यहाँ से इकोनॉमिक कनेक्शन इतना ज्यादा है, एनर्जी का कनेक्शन यहां ज्यादा है कि आप देख रहे हैं कि साउथ एशिया वेस्ट एशिया तकरीबन एक ही हो गए हैं इस वक्त। बिल्कुल तो सर। इसकी वजह से रीजनल डायनेमिक्स जो सिक्योरिटी के हैं वो एक दूसरे के अंदर काफी मिल चुके हैं, और जिसकी वजह से अभी अलग अलग देश जो है वो उस हालत में है जहां पर वो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे वो पार्टनरशिप्स को लाएं जिनको वो बढ़ाकर अपना बैलेंस जो है उसको कायम कर सकते हैं। जी सर, मैं जब ये यूए के राष्ट्रपति अचानक भारत आते हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, आज तक भी कई लोग लिख रहे हैं कि बेसिकली जब सऊदी पाकिस्तान के बीच में गठबंधन होता है तो इजराइल के हमले के डर से सऊदी अपने लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहता है, उसे पाकिस्तान से वो चीज़ मिल रहा है। यूएई भी भारत से इसी तरह का एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहता है कि हम मतलब भारत जैसा देश हमारे साथ हो, शक्तिशाली देश हमारे साथ हो। आपका न्यूक्लियर जो एक वेपन्स होते हैं, क्या आप इस थ्योरी में यकीन कर रहे हैं? ये बिल्कुल नोशनल चीज है, जो लोग पढ़ रहे हैं उसको दे आर रीडिंग इनटू इट। ऐसा कोई स्टेटमेंट तो किसी ने नहीं दिया है कि हम न्यूक्लियर कवर या न्यूक्लियर वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस देश को। ये क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ये एक नोशनल साइकोलॉजिकल चीज बनी हुई है। जी आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है कि न्यूक्लियर हथियार लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होते हैं। न्यूक्लियर हथियार सिर्फ डिटरेंस के लिए होते हैं कि जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है तो उसका थोड़ा उसकी ताकत जो है वो ज्यादा समझी जाती है। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए। दूसरा, मैं नहीं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया इस विचार में है कि इजराइल उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ज्यादा ईरान की वजह से फिक्र है, ज्यादा ईरान की वजह से फिक्र है कि शायद अगर ईरान का प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम और बढ़ गया तो शायद उससे थोड़ा प्रोटेक्शन वो चाहते हैं। वो भी मैं समझता हूं कि सिर्फ एक नोशनल साइकोलॉजिकल चीज है, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ओवरऑल देख रहा है कि जहां पर वो था 5 साल पहले, जहां सऊदी अरेबिया था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया की थी वो घटकर कुछ कम हुई है, और उसकी जगह पर तुर्की का ऊपर बढ़ा है, यूएई का ऊपर बढ़ा है। और हम देख रहे हैं कि ईरान, इसके बावजूद कि इजराइल के हमले हुए हैं, अमेरिका के हमले हुए हैं, ईरान की भी
जो ताकत है वो बनी हुई है। तो सऊदी अरेबिया एक प्राकृतिक तौर पर थोड़ा उसका एक सेल्फ परसेप्शन ऑफ वीकनेस जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से वो दाहिने बाएं देख रहा है कि कहां से उसको ज्यादा मदद मिल सकती है। मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के वजह से जो ये सब हुआ है, इसके वजह से भारत और सऊदी अरेबिया के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। सर, तुर्की, आपने बहुत अच्छा एक अभी ये बात कही कि जो सऊदी अरब का प्रभाव थोड़ा सा घटा है, तुर्की का प्रभाव बढ़ा है। जो राष्ट्रपति एर्दोगन है, उनकी जो अपने एक महत्वाकांक्षा रही है इस्लामिक देशों का हीरो, मतलब एक लीडर बनने का, अगर सऊदी का प्रभाव कम होता है तो एर्दोगन का प्रभाव बढ़ेगा। तो शायद इसीलिए तो वो कोशिश नहीं कर रहे कि जो सऊदी पाकिस्तान अलायंस में उसमें शामिल हो, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि मिस्र भी इस तरह के अलायंस में शामिल हो सकता है। सर, मैं इसको कंपेरिजन करूँगा कि क्या इस अलायंस को देखते हुए इजराइल, भारत और यूएई, क्या इस तरह का कोई एक अलायंस का कोई, मतलब जो क्वाड, मिडिल ईस्ट का क्वाड हम जिसको कह सकते हैं, क्या इस तरह का कोई अलायंस बनने का संभावना देख रहे हैं? देखिए, जहां तक आपने ये इजराइल, यूएई और भारत का के संबंधों को बताया है, इसको I2U2 कहते हैं। बिल्कुल जानते हैं इसको। इजराइल इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स यूएई, और ये 5 साल पुराना, इनफैक्ट 5 साल से भी ज्यादा पुराना एक प्रोग्राम था, जो एकदम से हम देख रहे हैं कि थोड़ा डाइल्यूट हो गया है इस वक्त। गाजा वॉर, गाजा की लड़ाई के बाद ये खास तौर पे बहुत काफी हद तक डाइल्यूट हुआ है। जहां तक इस्लामिक नेटो का सवाल है, जिसके ऊपर बहुत आजकल तवज्जो चल रही है, वो है तुर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। और आपने शुरू प्रोग्राम में ये भी कहा था कि ये आर्टिकल 5, जो नेटो का आर्टिकल 5 है, जिसकी वजह से अटैक ऑन मी इज अटैक ऑन यू, मतलब मुझ पर हमला जो है वो आप पर भी हमला है, इस तरीके से अगर देखा जाए इस आर्टिकल 5 को, तो ये ज्यादातर लोग रीड कर रहे हैं इसके अंदर कि ये एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बन रहा है एक दूसरे के सपोर्ट में, जैसे नेटो के हालात हैं, जैसे नेटो के प्रोविजंस हैं। बिल्कुल सर। मगर इसको इस गहराई में अगर आप देखें, और मैंने इसमें बहुत लिखा भी है, तो टर्की की तवज्जो जो है बेशक इस्लामिक दुनिया पर है कि इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप भी ले, मगर वो नहीं चाहेगा कि उसके संबंध यूरोप के साथ कम हो। क्योंकि देखिए, यूरोपियन यूनियन ने हालांकि उसको एडमिट नहीं किया है, मगर वो नेटो का अभी भी हिस्सा है और नेटो का बहुत अहम हिस्सा है। और ये भी याद रखिए कि ब्लैक सी के अंदर तुर्की एक बहुत अहम देश है, जो रशिया को थाम के रखा है जिसने। जी सर। तो यूरोप भी चाहेगा टर्की को रखना, टर्की भी चाहेगा कि नेटो के साथ रहे, और नेटो के साथ इस तरह से रहकर और फिर एक इस्लामिक नेटो बनाना और उसके लिए एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बनाना उनके साथ, मैं समझता हूँ ये तकरीबन नामुमकिन है। और इसलिए इसमें मिसरीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ये अभी तक एक साइकोलॉजिकल चीज है जो लोग बार बार लोग बता रहे हैं कि देखिए, अगर ये हो गया तो ये भी हो सकता है और ये हो गया तो वो भी हो सकता है। इस तरह के रीडिंग इस वक्त चल रही है, और ये होता है जब इस तरह से 5, 6, 10 सिचुएशंस एक साथ आ जाती हैं, जैसे मिस्र में अभी आई है, तो इस तरह की मिसरीडिंग होती है। जी सर, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का जो माहौल है, जिसमें कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसमें आपका ये बिल्कुल साथ है कि एक अनिश्चितता का माहौल बनता है, अलग अलग कयास लगाए जाते हैं, जिस तरह के, मतलब चाहे सऊदी तुर्की को लेकर के हो या फिर इंडिया और यूएई के बीच में लेकर के। सर, इस बीच में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। यहीं से एक सऊदी यूएई के बीच में भी, या फिर तुर्की चाइना, इंडिया इजराइल, ये वहाँ पे भी टकरा रहे हैं सर। इजराइल ने खास करके जब से सोमालीलैंड को मान्यता दी है, इजराइल के मैं मीडिया में देख रहा था, वहाँ पे कई सारे ओपिनियन पीस लिखे जा रहे हैं, जिसमें कि वो लोग कह रहे हैं कि भारत को भी सोमालीलैंड को मान्यता देनी चाहिए, भारत को इस इजराइल के साथ आना चाहिए। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास एक हैवी वेट मैन पावर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अगर भारत और इजराइल एक साथ आते हैं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम तुर्की और चाइना का जो एक इन्फ्लुएंस है उसको हम कम कर सकते हैं। सर, आप इस स्ट्रेटजी से या इस थ्योरी से क्या कुछ इत्तेफाक रखते हैं? बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस हैं ये, और क्योंकि हम ऐसे स्थिति पर हैं जहां पर पूरे मिडिल ईस्ट के का जो स्ट्रक्चर है और डायनेमिक्स जो है वो बदल रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज है जिसका असर पड़ेगा हमारी सिक्योरिटी पर, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोमालीलैंड की तरफ यूएई ने भी देखा है, यूएई के भी संबंध जो हैं वो सोमालिया के साथ, सोमालीलैंड के साथ, जिबूती के साथ, इन देशों के साथ भी बनाने की कोशिश की है। ये बहुत अहम इलाका है क्योंकि रेड सी है और यहाँ से गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ से निकल के पूरी दुनिया की शिपिंग जाती है यहाँ से।
आप समझिए कि 80% अगर दुनिया का ट्रेड इंडियन ओशन के जरिए जाता है तो तकरीबन उतना ही ट्रेड जो है वो रेड सी के जरिए सुएज कैनाल होकर जाएगा। जी सर। तो ये इतनी अहमियत वाली जगह है, हम नहीं चाहते, भारत नहीं चाहता कि हम इस इलाके की वजह से, इसके बंद होने की वजह से और किसी दुश्मन देश की इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़े, हमारी शिपिंग और ट्रेड के ऊपर असर पड़े। तो जी सर। बेशक मैं समझता हूं कि अगर इजराइल के साथ मिलकर, यूएई के साथ मिलकर, जो भी लाइक माइंडेड देश है, इनके साथ मिलकर हम संबंध अपने बनाएं। मैं नहीं कहता हूं कि बेसेस आपको बनाने हैं, वहां कोई नेवल बेस बनाने की जरूरत नहीं है इस वक्त। हालांकि जिबूती के अंदर चाइना के पीएलए का जी जी एक बेस वहां बना हुआ है और उस इलाके को जिबूती से लेकर और चाबहार तक समझते हैं लोग कि पीएलए नेवी की का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है। मगर भारतीय नेवी ने भी अपना असर यहां दिखाया है। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, अरेबियन सी के अंदर भारतीय नेवी का भी काफी असर रहता है, क्योंकि हमारे बेसेस जो है बंबई है, गुजरात के बेसेस है, नेवल बेसेस है, जो चीन के पास इस तरह की फैसिलिटी तो नहीं है। तो नेवल चार्ज के तरफ से अगर देखा जाए तो भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मगर उस एडवांटेज को और बढ़ाने के लिए बेशक हमें इन इलाकों पर, सोमालीलैंड पर, ऐसे इलाकों के ऊपर भी अपनी तवज्जो रखनी चाहिए। तो सोमालीलैंड को भारत ने मान्यता देने से तो इनकार कर दिया है। इजराइल तो यहाँ पे, इजराइल को तो झटका लगा है। आपको लगता है आगे आने वाले वक्त में 10 साल 15 साल के बाद जबकि उस रीजन की स्थिति और ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर बनेगी तो भारत को भी मान्यता देनी चाहिए आगे जाकर के? मैं फ्यूचर की बात कर रहा सर। मैं समझता हूँ भारत आमतौर पे इन डिसीजंस के अंदर थोड़ा और आसानी के साथ इतना डिसीजन नहीं लेता। हम बहुत एक ट्रेडिशनल देश है जो अपने फॉरेन रिलेशंस को बहुत कायम रखते हैं और बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से इनको हैंडल करते हैं। जल्दबाजी के अंदर हम जाकर एकदम से कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही है। एक देश जो 1.4 बिलियन जनसंख्या का देश है, अब 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड तकरीबन हो गई है। हमें जरा अपने डिसीजंस जो है इस तरीके उनको जरा ध्यान के साथ लेना पड़ेगा। हालांकि सब इस जल्दबाजी में रहेंगे कि नहीं, हमको क्योंकि इजराइल ने किया है तो हमको भी करना चाहिए, हमारी म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, मगर और भी बहुत फैक्टर्स हैं इसके अंदर जिनको हमको नजर में रखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ जब भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये होगा तो बेशक ये डिसीजन लिया जाएगा। जैसे आपने जो बात की, ये पॉलिसी कही, फॉरेन पॉलिसी धैर्य काफ़ी ज़्यादा है, उसके मतलब स्वाभाविक तौर पर, तात्कालिक तौर पर लगता है कि इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि प्रतिक्रिया नहीं दी वो शायद ज़्यादा अच्छा था। लेकिन सर, चाबहार पोर्ट हाथ से मतलब भारत ने जाने दिया है। चाबहार से थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ूंगा तो सऊदी और यूएई के बीच में जिस तरह से तनाव पर रिश्ते बने हैं, तो IMEC यूरोप एशिया जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर था उस पर भी सर एक खतरे की बादल मंडरा रहे हैं। तो ये सर एक तात्कालिक सेटबैक आप इसको देख रहे हैं भारत के लिए, या आपको लगता है कि ये अगले कुछ सालों तक रहेगा सर, चाबहार और IMEC का निकलना हाथ से? ये जो रूट्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं, ओवरलैंड ट्रेड रूट्स हैं, खासतौर पे कॉरिडोर्स हैं, ये इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। और आमतौर पे क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉल्ड्रन जो है उसके अंदर बहुत आगे एक साथ रहती हैं, बहुत डायनेमिक्स एक साथ रहते हैं, उसकी वजह से ये इसका असर जो है लॉन्ग टर्म होता है और डिसीजंस भी लॉन्ग टर्म होते हैं। IMEC का डिसीजन तकरीबन 4 साल पहले हमने लिया था उसके अंदर शिरकत करने का, मगर क्योंकि गाजा की लड़ाई शुरू हो गई उसके बाद, और वो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो तकरीबन ही लैप्स हो गया। हालांकि ये रिवाइव जरूर होगा। चाबहार के ऊपर बहुत से लोग आज स्ट्रेटेजिक थिंकर्स कह रहे हैं कि चाबहार को छोड़ दो, चाबहार हैज बीन अ बैड ड्रीम, वो नहीं हो सकता। मैं मेरे ख्याल में तो मैं थोड़ा बरखलाफ समझता हूं। मैं समझता हूं सेंट्रल एशिया जो है वो भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल सर। अफगानिस्तान के उत्तर में, पाकिस्तान के उत्तर में, ठीक है, ऊपर रूस उसके, और रूस का असर सेंट्रल एशिया में 72 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है लार्जली, जो ज्यादातर भारत के पक्ष में रही है, इन फेवर ऑफ इंडिया राइट थ्रू, रेडिकलाइज भी नहीं है। इनके साथ हमारे संबंध बनाना, हालांकि संबंध आप ओवरलैंड मतलब एयर रूट के साथ भी कर सकते हैं, मगर अगर ट्रेड चलता रहे ज्यादा, स्पेशली लैंड लॉक्ड नेशंस के साथ,
अफगानिस्तान, जी अब भारत उन पहले देशों में था जबकि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं वहां, ठीक है। जी सर। टनों आटा लेकर वहां पर हमने सपोर्ट किया है, वहां की हमने रोड्स बनाई हैं, और अब हमारे तालिबान के साथ भी हमारे संबंध जो हैं बड़े मजबूत संबंध हैं। चाबहार से लिंकेज होता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का, तो मैं समझता बिल्कुल हूँ सर। ये बहुत अहमियत की सड़क है और बड़ी अहमियत की का कॉरिडोर है, क्योंकि इससे रूस के साथ हमारा ट्रेड जो है वो बना रहता है, और हमें जो पूरा लंबा मेडिटेरेनियन के जरिए होकर नॉर्थ सी के जरिए जो हम ट्रेड करते हैं वो ट्रेड की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। तो जी ये कुछ हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसके अंदर बाधाएं पड़ेंगी, बीच बीच में होता रहेगा, मगर इसके ऊपर हमें कोशिशों में लगा रहना चाहिए। ईरान के साथ हमारे संबंध सिविलाइजेशनल संबंध है, वो संबंध नहीं टूटने चाहिए, वो कम नहीं होने चाहिए। इसलिए चाबहार में जो कुछ हम करें वो हमारे लिए शायद फायदेमंद ही होगा। लेकिन सर, अगर जिस तरह से अभी एक आशंका बन रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लगातार एक तरह से आग उगलने वाली, मैं इस लहजे से बात करूंगा कि बयानबाजी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ईरान को विनाश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। ईरान कह रहा है कि मैं अमेरिका की दुनिया में आग लगा दूंगा। मतलब इस तरह से बहुत ही खतरनाक एग्रेसिव बयानबाजी हो रही है लिटरली में। तो अगर मान लीजिए अमेरिका ईरान पे हमला करता है, हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर फिर भी अगर करता है और अगर वहाँ पे सरकार परिवर्तन टाइप के कुछ हालात बनते हैं, तो इस पोजीशन में मैं भारत के लिहाज से सोचना चाहूँगा सर, देखना चाहूँगा कि भारत को क्या करना होगा। क्योंकि अगर हमला होता है तो फिर ये इस बार का युद्ध काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुँचेगा। तो भारत के पास क्या ऑप्शंस होंगे सर? देखिए, एक तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बिल्कुल, मगर बेशक इसके ऊपर कमेंट तो करना ही है। जी आपको याद होगा जब 2003 में अमेरिका जो है इराक पर चढ़ा था, तो लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी और रिपब्लिकन गार्ड को तबाह कर दिया था कंप्लीटली। इराक की जो फील्ड आर्मी थी उसको भी हरा दिया था बिल्कुल। उसके बाद कब्जा जब किया बगदाद के ऊपर, और कंट्रोल जो इराक पर था, 8 साल तक अमेरिका की फौजें रही वहां पर, 8 साल तक उनको कंट्रोल नहीं मिला। क्या समझते हैं कि लड़ाई ईरान के साथ लड़के इस तरह का कंट्रोल आएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। नहीं हो सकता है जी नहीं। ये इसके सबक सीख, हम लड़ाइयों के तो सबक सीखने पड़ते हैं। और ईरान का सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो है इतना ज्यादा ऊंचा है। कहते हैं कि जब इस्लाम आया ईरान में, तो इस्लाम ने अरबी की बोली जो है वो तक नहीं बदल पाए वहां पर, वो फारसी बोली में अभी तक चलता है सब कुछ ईरान में। इतना ज्यादा सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है वहां पर। हालांकि मजहब के तौर पे तो बदल गए और इस्लाम आ गया, मगर बोली नहीं बदली उनकी, उनका कल्चर नहीं बदला कभी। बरखलाफ कल्चर है, अरब कल्चर और ईरानियन पर्शियन कल्चर जो है बरखलाफ कल्चर है एक दूसरे के, ठीक है। और स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस जो है वो बहुत ज्यादा है रेवोल्यूशनरी ईरान में। बेशक लोग मुल्लाओं के रूल से बहुत थक गए और इस तरह की चीज को जो लोग ज्यादातर सपोर्ट करते हैं कि हाँ बेशक ये रूल को हटना चाहिए, मगर वो हटना चाहिए एक अंदरूनी मूवमेंट से जो अभी चल रहा है। उस मूवमेंट को मजबूत करिए, आप उसको आप सपोर्ट करिए। उस अंदरूनी मूवमेंट से जब इस तरह से हटाई जाएगी हुकूमत, तो वो नई हुकूमत चलेगी। फिर अगर आप लड़ाई लड़के कोशिश करेंगे और वहां नई हुकूमत लगाने की कोशिश करेंगे, तो वही हालत होगी जैसे इराक में हुई कि सालों तक, और क्या मालूम जैसे आईसिस की पैदाइश हुई उसके बाद, और 4-5 साल तक पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। पूरा मिशन जो था वो आईसिस के बीच के वजह से, एक्टिविटीज के वजह से तबाह हो रहा था। तो ये सब मेरे ख्याल में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, हालांकि वो बोलते बहुत हैं, उनकी गरज बहुत जबरदस्त है, जी, वो भी अपनी जो डीप स्टेट है, अपने एडवाइजर्स हैं उनकी वो सुनेंगे। वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो लड़ाई बिना लड़े वो कोशिश करते हैं, धमकियां बेशक देते हैं बहुत। ग्रीनलैंड के भी बहुत धमकी दे रहे हैं वो, ठीक है। वेनेजुएला पर चल वो दूसरी बात थी, वेनेजुएला का बिल्कुल हालत दूसरी और थी। ये एक दूसरे के साथ रिलेट करके पैरेलल नहीं बनाने चाहिए कि क्योंकि वेनेजुएला में करा तो ग्रीनलैंड में करेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड में करेंगे तो ईरान में करेंगे। मैं समझता हूं कि ये स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल बरखलाफ सिचुएशंस है और इनको एक साथ पैरेलल पे नहीं लाना चाहिए।
सर मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा गाज़ा को लेकर के। गाज़ा में जो डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं उसमें कई देशों को इन्होंने इनविटेशन दे रखा है। भारत को भी इन्होंने भेजा है, पाकिस्तान को इससे पहले भेजा था, तुर्की है, मतलब कई सारे देश हैं। क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए? आपको लगता है कि ये डिप्लोमेटिक तरह से भारत को एक बार फिर से एक परेशानी वाले पोजीशन में इन्होंने डाल दिया है कि शामिल होते हैं तब भी बन नहीं रहा है काम, नहीं शामिल होते हैं तब भी काम नहीं बन रहा है? ये सवाल बहुत भारतीय स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में बहुत ये सवाल अभी फैला हुआ है इस वक्त, और बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल मैं भी कुछ डिस्कशंस के अंदर जुटा हुआ था जहां मैंने अपनी राय दी, और मेरी राय तो ये थी क्योंकि अगर आप नहीं शामिल नहीं हुए इसके अंदर तो पहली चीज आपके ऊपर फिर वही थ्रेट बन जाएगी कि 500%, 1000% का टैरिफ आपके ऊपर लगाया फ्रांस को उन्होंने दे दिया है, फ्रांस को उन्होंने धमकी दे दी है टैरिफ की। पहला सवाल तो आपका हाँ होना चाहिए, हाँ, मगर साथ में एक बट लगा देना चाहिए जी कि यस बट मतलब इतने और देश हैं जिनको न्योता दिया है उन्होंने, वो देश क्या देख रहे हैं? रूस को भी दिया है, रूस को क्या किस तरह से देख रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत वक्त लगेगा, इसमें बहुत डायनेमिक्स लगेंगे, बहुत इसके ऊपर चर्चाएं होंगी, तो देखा जाएगा कि इंटरेस्ट किसके इंटरेस्ट में है। अभी देखा जा रहा है अगर यूनाइटेड नेशंस के झंडे के नीचे वहां पर पीस कीपिंग फोर्स लगाने की बात हुई तो मैं समझता हूँ भारत तो आंख बंद करके वहां पहुंच जाएगा जब झंडा आता है यूनाइटेड नेशन यूएन का। बिल्कुल। मगर अगर किसी और चीज की वजह से जो गैर यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अगर हो तो भारत उसके अंदर शिरकत नहीं करेगा। ये हमारा प्रिंसिपल पुराना जो है वो बना हुआ है। दूसरी चीज, भारत ने ऑल अलोंग जो है कहा है 2 स्टेट सोल्यूशन। पैलेस्टाइन के लिए कहा है 2 स्टेट सोल्यूशन। इजराइल और पैलेस्टाइन 2 अलग स्टेट हैं, 2 स्टेट अलग बनने चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि गाजा पीस बॉडी जो है, ये बोर्ड जो है, ये किसी तरीके से इसके तरफ देख रहा है कि अल्टीमेटली यहां पर 2 देश होंगे। वो तो सिर्फ देख रहा है गाजा को कैसे रीबिल्ड करें और कैसे इजराइल का होल्ड जो है गाजा के ऊपर और ताकतवर करें। बिल्कुल सर। तो मैं नहीं समझता हूं कि भारत अपने पुराने रवैये को जो इसका जो रहा है थ्रू आउट उसको बदलेगा। तो इसीलिए ये शुरुआत जब इसके डिस्कशन हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि भारत की पॉलिसी वही होगी कि हाँ, हम हाँ कहते हैं, बेशक हम तैयार हैं शिरकत करने के लिए, मगर इसमें शर्तें बहुत हैं। जी, शर्तों के जाल में फिर अपने आप को बचाने की कोशिश होगी। बिल्कुल सर। सर थैंक यू वेरी मच आपसे समय देने के लिए। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने काफ़ी मिडिल ईस्ट की जो कॉम्प्लेक्स जो पॉलिटिक्स है उसको आपने बहुत सरलता के साथ समझाया है हमें। सो आप दर्शकों की क्या राय है इस पर ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।